अगर हम कुछ पिछले 5-7 साल का गौर से अध्ययन करें तो लगेगा कि देश क्या दुनिया भर के देशों में बदलाव की राजनीति देखी जा रही, सत्ता परिवर्तन देखा जा रहा है। जिस तरीके से पिछले 5-7 साल में देखा जाए तो पहले पाकिस्तान का तख्ता पलट हुआ, वहाँ इमरान खान जो कि क्रिकेटर बनने के बाद राजनीति में उतरे और उन्होंने पाकिस्तान की सरकार पर कब्जा किया। कुछ दिनों बाद वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है और इमरान खान की सत्ता दूसरे के हाथ में चली जाती है। यानी कि ऐसा कई देशों में देखा गया है कि सत्ता परिवर्तन में जनाक्रोश की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके पीछे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे हालात उत्पन्न हो। नेपाल आज म बोल्छु, नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु, fucking छातीमा। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। I give this. मैले proper documentation बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो। नेताहरूले बगाएका छन्, right? We are going to stand together, every single one of them. Are you with me? यो जेनजीको बोली हो। जेनजीहरू को छन् हात उठाउँ त। Yeah, once more, जेनजीज। फकिङ मैले रगत बगाएको छु, राइट? यो रगतको आँसु एक दिन तिनीहरू बाँच्किनेहरू बुझ्छन्। Sorry for the language, I don't want to fucking curse, I know. युवा हाम्रो शक्ति हो, नेताको छोरा गाडीमा, नेताको छोरा गाडीमा, हाम्रो नेपाल हाम्रो देश, हाम्रो नेपाल हाम्रो देश, युवा हाम्रो शक्ति हो, युवा हाम्रो शक्ति हो, नेताको छोरा गाडीमा, नेताको छोरा गाडीमा, कुछ देशों में ये देखा जा रहा था कि सत्ताधारी दल और सरकार देश को अपनी मिल्कियत समझने लगे। उनको जनता के सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर कोई भी ध्यान नहीं होता है। खास तौर से जो युवा बेरोजगार होते हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार, जब सरकार उनकी समस्याओं और ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखती है तो धीरे धीरे वो कुंठाग्रस्त हो जाते हैं और सरकार और राजनीति करने वालों के प्रति उनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वहाँ पर श्रीलंका जैसे हालात हो जाते हैं, बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात दिख रहे हैं, अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान का तो मामला दूसरा था कि दूसरे लोगों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। सबसे ताज़ा मामला नेपाल का नज़र आता है। नेपाल में किस तरीके से युवा वर्ग में एक गुस्सा भरा था, आक्रोश था, सरकार के नेताओं की कार्यकलापों को लेकर उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। ये गुस्सा 1-2 दिन या 1-2 साल का नहीं, ये कई दशकों का गुस्सा लोगों के दिमाग में भरा हुआ था कि सरकारें और राजनीति करने वाले नेता जनता की परेशानियों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। विदेशों से सरकार के नाम पर कर्ज ले लेते हैं और मंत्री और संतरी, उनके पूरे परिवार के लोग ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ पर आम जनता कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके ना तो रोजी रोटी के कोई
वो सवाल उठता है, ना उनके जीवन यापन के बारे में सरकार कोई फैसला करती है। उनको तो बस गठबंधन की सरकार चलाना आता है। इससे गठबंधन टूटा तो दूसरी पार्टी से मिल गए। सत्ता की जोर सिर्फ गठबंधनों के जोर पर चल रही है। ऐसे हालात देखकर अब ये लगता है कि जनता इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गई है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को भी पीछे नहीं छोड़ रही। फ्रांस और जापान में भी ऐसे ही हालात नज़र आ रहे हैं। फ्रांस में तो जन विरोधी आंदोलन, जिस तरीके से सरकार ने आम आदमी की बातों को ध्यान नहीं दिया, उनकी समस्याओं के प्रति सजग और सतर्क नहीं दिख रहे, वहाँ पर आज स्थिति ये है कि जनता सड़कों पे है और प्रधानमंत्री और सत्ता के बदलाव की ओर देख रही है। नेपाल में कुछ ऐसा ही हुआ है और इसको देखते देखते ये भी साबित हो रहा है, दिख रहा है कि भारत में भी जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरकार सिर्फ मीडिया के सहारे जनता के जुड़े मुद्दों को गौर करती जा रही है और अपनी राजनीति को चमकाने में। अब हम आपको नेपाल के संकट से जुड़ी ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं और देखी हो। क्या आप जानते हैं कि नेपाल के राजनीतिक संकट के पीछे एक बड़ा फैक्टर जातिवाद भी माना जा रहा है। नेपाल की जनता में सालों से इस बात को लेकर भी नाराजगी रही है कि नेपाल की सरकारों और सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। नेपाल में ब्राह्मणों को बाहुन कहा जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, संसद के स्पीकर जैसे पदों पर ब्राह्मण बैठते रहे हैं। ऐसा तब है जब नेपाल में ब्राह्मणों की आबादी महज 12.2% है, लेकिन हर क्षेत्र में इनका दबदबा है। नेपाल में सबसे बड़ा जातीय समूह क्षेत्री है, भारत में जिन्हें क्षत्रिय या फिर राजपूत कहा जाता है। नेपाल में क्षेत्री 16.6% है। ब्राह्मण और क्षेत्री को ही नेपाल में खस आर्य कहा जाता है। नेपाल में खस आर्य की कुल आबादी करीब 29% है। नेपाल की संसद में तो खस आर्य का ही दबदबा रहा है। केपी ओली भी ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। इसके अलावा पूर्व पीएम प्रचंड भी ब्राह्मण ही थे। ये भी एक वजह रही कि नेपाल में दूसरी जातियों को समान अवसर नहीं मिले, जिसने कहीं न कहीं सरकारों के प्रति आक्रोश की मात्रा को बढ़ाने का काम किया। सवाल उठने लगे कि नेपाल में कम्युनिस्ट राज है या फिर ब्राह्मण राज। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत के एक और पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता का संकट गहरा गया है। तो ये हमारे देश की सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से कितना गंभीर है, आपको मैप के जरिए भारत के आसपास के देशों में क्या हालात है वो दिखाते हैं, वो समझना जरूरी है। यहाँ आपको भारत मेरे पीछे आप देख सकते हैं विरोध जो है वो तेज हो रहा है। आंसू गैस के गोले फायर किए जा रहे हैं। यहाँ से एम्बुलेंस जा रही है। ग्राउंड जीरो पर जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ये गौशाला का इलाका है, यहाँ जोरदार हिंसा हुई और उसके बाद पुलिस ने अब मोर्चा संभाला है और आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। और पीछे आपको आगजनी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। फायरिंग की आवाजें आ रही हैं लगातार। जगह जगह काठमांडू में इस तरह से आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा की जा रही है। जो लोग हैं, प्रदर्शनकारी भीड़ है, सड़कों पर आ चुकी है। अब ये सिर्फ जेनजी प्रोटेस्ट नहीं बल्कि नेपाल के सारे आम लोगों का प्रोटेस्ट बनता जा रहा है। नेपाल में जब युवाओं ने आंदोलन शुरू किया तो पुलिस ने बहुत ही बेरहमी से उनको कुचलने का प्रयास किया और उसमें 20 लड़के
कुल मिलाकर 24 लोग मारे गए, जिसमें 20 लोग काठमांडू के ही थे और 4 इटहरी के थे। इस बात को लेकर पूरे देश में एक सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई। पुलिस के खिलाफ भी लोग नाराज थे और उस एसपी को जान से मार डाला जिनके आदेश पर काठमांडू में गोलियां चलाई गईं। इतना गुस्सा केवल इधर का नहीं था, बल्कि ये पिछले कई सालों से 10-15 साल से देश की जनता में सरकार की नाकामियों, निकम्मेपन और विफलता को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराशा थी, आग लगी हुई थी। और जब सरकार ने सोशल मीडिया को बैन करने की बात कही तो ये अंदर का गुबार बाहर आ गया और जिसको जहाँ देखा वहाँ, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, अधिकारी हो, यहाँ तक कि अदालत में भी युवा वर्ग ने और उपद्रवियों ने मिलकर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि सरकार के जितने भी पुराने स्तंभ, बिल्डिंगें थी, उनको तोड़ने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। उनको ऐसे समय में कुछ ऐसे नेताओं या लोगों को सामने आना चाहिए था जो उन भड़के हुए लोगों को शांत कर सकें। और इसके पीछे जिस तरीके से बालन का नाम आ रहा है, उसको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ये पिछले 6 महीने पहले एक पार्टी बनी और उसके अध्यक्ष थे और 6 महीने के अंदर ही उस पार्टी के 21 सांसद चुन के आ गए। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि नेपाल की जनता में सरकार और नेताओं के प्रति कितना गुस्सा, कितना क्षुब्ध, मतलब जिस तरीके से नफरत भरी हुई है राजनेताओं के प्रति, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नेपाल में जो हालात चल रहे हैं, सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है और ये हालात बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि देश में लोकतंत्र को तोड़ते हुए, लोकतंत्र को ख़त्म करते हुए सेना के हाथ में चला जाए। दिलचस्प बात यह है कि वहाँ के हालात देखकर भारत में भी कान सरकार के खड़े हो जाने चाहिए या हो गए हैं। जिस तरीके से भारत के अंदर सरगर्मियाँ फैल रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि देश की सरकार यानी देश की मोदी सरकार के प्रति भी जनता में कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश और श्रीलंका में जनता के गुस्से का लोगों ने देखा, किस तरीके से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के आवासों में घुसकर लूटपाट की गई, वहाँ पर किसी तरीके से बांग्लादेश की जो बात कर भारत में शरण ले रही है। ऐसे हालात में भारत का भी सोचना वाजिब है और सरकार और भारतीय जनता सत्ताधारी दल को भी इस बात पे सोचना चाहिए कि अगला नंबर अब किसका है।